हेलो एवरीवन। तो सक्सेस वाला में आपका फिर से स्वागत है। टेक्निकल की इश्यू की वजह से वो हमारी लाइव क्लास रुक गई थी, तो इसलिए हम फिर से हमारे 7 क्वेश्चन हुए थे, उसमें 8 नंबर 8 क्वेश्चन चल रहा था, तो हम बाकी की क्लास इसमें करेंगे। अच्छा, मैं आपकी शुरू से कर देंगे क्लास, फिर से शुरू से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद भी खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार और, तो अच्छे से आपको रीजनिंग का प्रिपरेशन अच्छे से होगी। और ये हमारा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला है, ये यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ और यूपी ट्रिपल एस सी के सारे एग्जाम्स जिनमें भी रीजनिंग का रोल रहता है, बाकी एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई, सभी के रीजनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। चलिए करते हैं आगे का। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, ये मैंने आपको करा दिया था। आप अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा क्लास का। हमारे चैनल पे जाइएगा उसे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हमारे चैनल के लाइव में जाइएगा, वहाँ पे ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट, देन आगे आता है लाइव, उसमें लाइव क्लास में जाइएगा। हमारी लाइव क्लास पड़ी हुई है मेरी रीजनिंग की, यही वाली क्लास है। उसमें टेक्निकल इशू की वजह से बंद करनी पड़ी, वो क्लास रोकनी पड़ी। बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता ही दिया था। जब हम इसको सॉल्व करना होता है तो ये हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे 23 पे आता है और ये 24 पे आता है, तो 23 में +1 हो रहा है, मैंने इस टाइप से आपको बता दिया था। फिर दूसरे में +2 हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम टाइगर का कोड लिखेंगे तो हमारा ये आएगा डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 बताया था मैंने, बुक को रीड करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ऐसी स्पीच को क्या करते हैं हम, तो हम लिसन मतलब सुनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया था। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऐसा है, जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ मैं क्योंकि बाकी की क्लास टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको बाकी जहाँ तक मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, तो आप उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है। देन ये आकृति वाला क्वेश्चन बताया था मैंने, जैसे यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे आके लेट गई है सारी, ये इस तरह से बिछ गई है ये। तो ये वाला जो ऊपर की तरफ कौन था वो ऐसे करके आ जाएगा, और जो बीच में गोल गोल था वो इस टाइप से आ जाएगा। जैसे कि इस वाले में दिया है, ये कौन यहाँ पे दिया है और ये लेटा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ये आपको मैंने बताया था, 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो उन छात्रों की संख्या की पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। हमें बताना है कि 40 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ना ही तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करना बताया था आपको कैसे करना होता है। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, वो ये था कि जैसे 17 दिए हुए हैं, 17 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन 17 में 3 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो हम इसको माइनस कर दीजिएगा, जो दोनों खेलते हैं, तो ये आ जाएगा 14। देन अगला था 19 फुटबॉल खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं। देन इसको हमें करना था 19 में से जो 3 लोग हैं जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट, इसे माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो इसको हम सम कर देंगे, इसका प्लस कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 30। और बाकी 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो 3 को और प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 33। यानी कि 33 लोग ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो हमारे टोटल लोग कितने थे, 40। तो इसमें से हम जो ये निकल के आया 33, इसको माइनस कर देंगे, तो 7 लोग हमारे ऐसे आ जाएंगे जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया था। बाकी आप जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख ले, हमारी जो लाइव क्लास चलाई थी हमने, यही वाला प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं शुरू से करा दे रहा हूँ। उसमें 7 क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे, 8वां क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो रोकनी पड़ी क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 था, 400 छात्र हैं, और उनमें से 3 विषय हैं। 400 छात्रों का एक संस्थान है, स्कूल या कॉलेज जो भी है, तो 3 विषयों में ए, बी और सी 3 सब्जेक्ट है। तो उसमें ये जो पास परसेंटेज दिया हुआ है हमारा, जैसे यहाँ पे 16, 4, 22, ये 3, 5, 21, ये परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है। तो हमें इसमें बताना है कितने छात्रों ने बी और सी दोनों में पास किया है, मतलब कितने छात्र ऐसे हैं, हमें ये एक्चुअल वैल्यू बतानी है इसकी, बाकी ये परसेंटेज में दिया हुआ है।
ये सारी हमारी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है जो हमारे ऑप्शन में दे रखी है। तो हमें बताना है कि बी और सी में कितने लोग पास हुए, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था करना कुछ नहीं है, 400 करना है और इसका ये दोनों जो लोग बी और सी दोनों के पास आते हैं ये हमें देखना है। ऐसा सवाल कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमें देखना है ये गोले, जैसे ये सी का गोला है और ये बी का गोला है, तो ये जो दोनों में वैल्यू आ रही होगी, जैसे बी ये 4 और 5 ऐसे हैं, ये 4% है, 5% ऐसा है जो बी और सी दोनों के अंदर आ रहा है, तो हम ये कितना आ जाएगा 9%। तो हम इसको 9% कर देंगे और परसेंट हटाने के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं हम, परसेंट हटाने के लिए हम इसके बटे में 100 लिख देते हैं, अपॉन 100। तो हम इसको 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 नेम 36, मतलब 36 लोग बी और सी में दोनों में पास हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं। कोई हमारा दर्पण रखा है, शीशा, आईना, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे हमारी घड़ी लगी हुई है। तो जो दर्पण में दिख रहा है, घड़ी में जो भी टाइम हो रहा होगा हमारा, वो दर्पण में दिख रहा है शीशे में कि 3:45 दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो रियल टाइम है वो कुछ और है। तो हमें हमारा जो एक्चुअल टाइम है, रियल टाइम है, वो हमें निकालना है कितना है। तो इस सवाल को करने का, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो बहुत ईजी तरीका है, करना कुछ नहीं, बस इतना करना है, जो ये समय दिया हुआ है हमारा, जो घड़ी के जो प्रतिबिंब में दिख रहा है उसको 12 में से, ये 12 बज रहे हैं पूरे पूरे, इसको माइनस कर देना है, 3:45 को माइनस कर लीजिएगा, तो कितना बचेगा हमारा, ये आ जाएगा 8:15, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जिसने वीडियो नहीं देखी है वो फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व कराए हैं ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, डायरेक्शन से था, दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उनकी बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर से पिछली तरफ से निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। तो वो हमें बताना है, जो लड़के का स्कूल है उसके भाई का और यहाँ बहन का स्कूल है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, वो हमें निकालना है। बहुत इजी तरीका, मैंने आपको सॉल्व तो करा दिया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था पूरा पश्चिम किधर होता है, जैसे ये डायरेक्शन होती है हमारी, यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, यहाँ पूर्व होता है और यहाँ पश्चिम होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने का बताया था मैंने इजी तरीका, वो कैसे करेंगे। जैसे दीपक को, ये दीपक का घर है, ये दीपक कितना जाता है, 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है, मतलब 12 किलोमीटर जाता है यहाँ। देन वह बाएं मुड़ता है देन बाएं मुड़ता है। मैंने आपको बताया था जब हम इधर की साइड चलेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड किधर होगा, यहाँ होगा ऊपर की साइड, और राइट हमारा नीचे की साइड होगा, इसलिए वो ऊपर की साइड जाएगा बाएं तरफ। तो ये लेफ्ट में चला गया, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। देन आगे दिया हुआ है उसकी बहन घर के पिछले रास्ते से निकलती है। अगर ये घर है, दीपक आगे से गया है तो उसकी बहन पीछे से गई होगी, मतलब यहाँ से, तो वो कितने चलती है, 12 किलोमीटर चलती है। ये दिया हुआ है हमारा पश्चिम की ओर, तो पश्चिम भी हमारा इधर ही होता है, तो ये चलती है। देन बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर तक चलती है। अब ये इधर आ गया है पश्चिम की तरफ, तो आपको पता है डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब हमारा लेफ्ट जो होगा नीचे की साइड होगा, मेरा फेस इधर है ना, आप खुद देखिए मेरा फेस इधर है, तो मेरा जो लेफ्ट होगा बाएं तरफ वो इधर होगा। वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो अब हमें वो अपने ये अपनी स्कूल पहुंच गई दीपिका, और ये दीपक का स्कूल है। तो हमें जो बताना है, हमें वो ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो मैंने बताया था, बहुत इजी तरीका बताया था इसको सॉल्व करने का। कभी भी हमारे आपने देखा होगा यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है एक, जिसकी दो भुजाएं हमें दे रखी हैं और तीसरी हमें निकालनी है। तो कभी भी हमें बड़ी भुजा ज्ञात करनी हो, निकालनी हो, तो मैंने बताया था कि इन दोनों का सम करके, मतलब स्क्वायर करके और उस पर रूट लगा के और जोड़ देना है, उसका रूट निकाल देना है कितना आएगा। जैसे मैं बता देता हूँ कैसे। अगर ये वाली भुजा हमें पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी था ये, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम 12 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसा है, इसको सॉल्व करने का तो बहुत तरीके होते हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन इसको सॉल्व इतना क्यों करना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके वो ऐड कर देंगे, हमारी कर्ण की भुजा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इस पे रूट लगा देना है। हाँ, रूट जरूर लगाना है इस पे, क्योंकि यहाँ कर्ण होता है ना, कर्ण का स्क्वायर, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर की साइड रूट चढ़ जाता है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 5 का कितना होता है, 25, और यहाँ पे रूट है। ठीक है, देन ये इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 169, 169, इस पे रूट है। और ये कितने का होता है, 13 का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। तो ये वाली वैल्यू हमारी 13 आ गई, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से
और यहाँ तक की डिस्टेंस। देन हमें यहाँ से यहाँ तक की बतानी है। अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू सेम है, यहाँ भी 12,5 थी, यहाँ भी 12,5 है। तो हमारी जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इतने आ जाएगा, यहाँ 12 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 5 का कर देंगे, उन दोनों का सम कर देंगे और रूट लगा देंगे, तो ये भी 13 ही निकल के आएगी, तो ये भी 13 निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप करके देखिएगा, इसे घर पे सोल्व करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करना क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। देन करते हैं इसको, ये 13 ये इन दोनों को सम कर दीजिएगा, 13 प्लस 13 तो ये आ जाएगी 26। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 26 किलोमीटर, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 किलोमीटर। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे। ये मैंने आपको बताया था कि यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणा के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही है। हमें बताना है, हमें ये चेंज कर देने हैं इसके, जैसे गुणा की जगह हमें कर देना है भाग और प्लस की जगह हमें माइनस कर देना है, तो कौन सा सही बैठेगा ये हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए जिससे हम पहला ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमारा पहला ऑप्शन सॉल्व करके आंसर नहीं आ रहा है तो हमें नीचे से शुरू करना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन तो मैंने आपको सॉल्व करा ही दिया है उस क्लास में, तो पहला आंसर नहीं था। देन इसका बताया था मैंने डायरेक्ट, क्योंकि ना एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए जो हमारा ऑप्शन रखेगा, राइट ऑप्शन जो होगा वो नीचे रखेगा। इसलिए हमें अगर ऑप्शन नंबर ए कभी भी हमारा आंसर ना आए तो हमें नीचे से शुरू करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ या डी या सी ही होगा आंसर, लेकिन मैं अपना जो तजुर्बा है या फिर जो भी कह सकते हैं, जो मैं जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं ऐसा ही होता है उसमें सारों में। तो हम करते हैं डी को सॉल्व कर लेते हैं हम। 17 प्लस की जगह हमें कर देना है -7 और भाग की जगह कर देना है गुणा 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, वेट वेट, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ 21 था और यहाँ गुणा की जगह भाग कर देना है, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 3। अगर हम इसको सॉल्व करें 3 सत्ते 21, यहाँ 7 आ जाएगा। और यहाँ फिर बोर्ड मास का नियम मैंने आपको बताया था, बोर्ड मास के नियम से करते हैं ऐसे क्वेश्चन, कभी भी हमारे सामने आ जाते हैं तो बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीपल को करते हैं। तो हमने डिवाइड तो कर दिया, मल्टीपल को करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 17। हाँ सॉरी, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये भी तो चेंज करना है ना, हमें माइनस को प्लस में बदलना है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं वेट, ओहो, हाँ सही है, ऐसे ही आएगा ये, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ हमें प्लस को कर देना है और यहाँ हमें इसको कर देना है डिवाइड। इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ एरर लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं सॉल्व करके। अगर हम, शायद हो सकता है यहाँ पे किसी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अगर हम इस टाइप से सॉल्व करें हमें, तो ये हम जोड़ लेंगे। हाँ हाँ सही है, ओके ओके सही है, सही है। यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि हमें चेंज करना है ना, जैसे प्लस को हमें माइनस में करना है और माइनस को प्लस करना है, भाग को हमें गुणा करना है, गुणा को भाग करना है। सॉरी, वो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था मेरे से। तो हम कर देंगे इसको, जैसे हमने इसको प्लस को माइनस में कर दिया, भाग को गुणा में कर दिया, इस माइनस को प्लस में कर दिया और गुणा को भाग में कर दिया। 3 से हम इसको काटेंगे तो 7 बार में जाएगा और फिर इन दोनों की आपस में मल्टीपल कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पे 17 है ही। ठीक है, तो ये 17 प्लस के हैं और ये 7 प्लस का है, तो प्लस प्लस के जोड़ जाएंगे पहले, तो कितना आ जाएगा प्लस प्लस के जोड़ के, यहाँ कर देता हूँ मैं, ये 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। और -14 करना है इसमें से, तो 24 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा 10 ही दिया है, इसे सॉल्व करके 10 आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब ये हमारी समीकरण सही है। इसका और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक तो मैंने सॉल्व करा ही दिए थे पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा वो वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, ये कैलेंडर से है हमारा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, अप्रैल के महीने का पहला दिन बुधवार है, तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
जैसे इसमें दिया है, अगर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को हमारा क्या है, बुधवार है, ठीक है। तो हमें बताना है मई माह की जो पहली तारीख होगी 1 मई को हमारा क्या दिन होगा, वो हमें बताना है। तो इसे सॉल्व करने का मैंने बताया था आपको, कैलेंडर के क्वेश्चन क्या करते हैं हम, इसमें हमें विषम दिन निकालने होते हैं, विषम दिनों की संख्या निकालनी होती है। इस सवाल को सॉल्व करने का बस एक ही बहुत आसान तरीका है। अप्रैल में हमारे कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है। अब 30 में से हमें पहली तारीख की तो हमें पता है कि क्या दिन आएगा, ठीक है। पहली तारीख को हमें पता है क्या दिन आएगा, तो एक इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि हमें 1 तारीख तो पता है ना। 30 दिन होते हैं टोटल हमारे, तो हम एक एक को तो काउंट कर लिया है हमें, और 30 दिन टोटल होते हैं, एक को काउंट कर लिया है हमने, तो कितने दिन बचे हमारे, 29 दिन बचे, क्योंकि 1 तारीख को तो हमें पता है बुधवार है। देन उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को भी ऐड कर लेंगे। हमें दिनों की संख्या निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक 1 अप्रैल से लेके और 1 मई तक कितने दिन बैठ रहे हैं, और 1 तारीख को तो हमें पता है क्या दिन है, बुधवार है, इसलिए हम 1 तारीख को नहीं लेंगे। तो इसलिए 30 दिन टोटल होते हैं, हम 1 तारीख को नहीं लेंगे, तो 29 दिन रह जाएंगे अप्रैल में। और 1 तारीख की वो आ गई मई की, 1 तारीख को बताना है ना, तो टोटल दिन कितने आ गए हमारे, 30। अब हमें क्या करना होता है, जितने भी दिन आए, जैसे 30 दिन आए, तो हमें इसको डिवाइड कर देना होता है 7 से ही क्यों करते हैं डिवाइड, क्योंकि हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इसको काटेंगे हम। हाँ, एक चीज और, अगर हम इसको काटेंगे तो कभी भी हमें ऐसे काटना है, इसको ऐसे वो करना है कि इससे ऊपर ना जाए, 30 से ऊपर ना हो, इससे नीचे ही नीचे रहना चाहिए। जैसे हम 7 की 4 से करें, इसको 4 बार में काटे तो कितना आता है हमारा, 7 चौक 28 आता है, 4 बार में काटे तो इसलिए हम 4 बार में काटेंगे, 7 चौक 28, तो हमारा कितना शेष रह जाएगा, 2। 2 दिन हमारे शेष रह जाएंगे, मतलब रिमाइंडर रह जाएगा 2। तो 2 दिन शेष रह गए। अब 2 दिन ये हमारे विषम दिन निकल के आ गए, ये हमें निकालना होता है। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम, बुध में 2 दिन ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। तो इसका मतलब हमारा जो 1 मई को होगा क्या होगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। बहुत इजी है। पहले हम इसमें क्या करेंगे, दिनों की संख्या निकाल लेंगे कि कितने दिन से कितने दिन तक का पूछा है उसने, एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन में कितने दिन तक का पूछा गया है। देन क्या करना है, हमें उसे 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करके फिर जो भी रिमाइंडर आएगा हमारा, उसको हमें जोड़ देना है। जैसे 2 रिमाइंडर आया तो बुधवार में 2 जोड़ दिया, तो क्या आएगा, बृहस्पति, शुक्र, फ्राइडे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हमारा अवधारणा वाली से है, कथन निष्कर्ष भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है। मतलब हमें इसमें क्या दिया है, मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। विराट कोहली खेल रहा है, क्रीज पर है, सामने वाली टीम न्यूजीलैंड है, तो विराट कोहली खेल रहा है, तो हमें इंडिया टीम को, भारत को 2 ओवर में 30 रन चाहिए। और इसमें दिया है कि विराट कोहली जो है 2 ओवर में 30 रन बना लेगा। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही आएगा, अगर वो 2 ओवर में 30 रन बना लेगा। जैसे हम सारे ऑप्शन चेक करते हैं। विराट भारत के लिए एक भाग्यशाली शुभंकर है, मतलब विराट जो है बहुत लक्की है, इसलिए बना लेगा 30 रन। चलिए अगला नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन में दिया है, विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। देन सी ऑप्शन में दिया है, एम्पायर विराट के साथ उदार होंगे क्योंकि वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है। मतलब एम्पायर जो है विराट कोहली के साथ उदार होंगे क्योंकि वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एम्पायर कभी भी किसी की साइड नहीं होता है, एम्पायर हो गया, रेफरी हो गया। फिर लास्ट ऑप्शन में दिया है, गेंदबाज विराट को कमजोर गेंदबाजी करेगा क्योंकि वह कप्तान है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यों करेगा, वो तो बचाएगा कि वो सोचेगा मेरी टीम जीते। देन ऑप्शन नंबर जो ए था, इसमें दिया है, विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो जीरो पे भी आउट होते हैं। देन बी ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए वो 2 ओवर में 30 रन बना पाया है। मतलब कब प्रेशर होगा विराट कोहली के ऊपर, और विराट कोहली एक मजबूत बल्लेबाज होगा, तभी तो वो इतने रन बना पाएगा 2 ओवर में 30 रन। तो उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो इसके हिसाब से सही बैठेगा वो ऑप्शन नंबर बी सही बैठता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी सामने आए तो बस इसमें हमें माइंड लगाना होता है और कुछ नहीं है, सारा माइंड गेम होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, यदि ये रिलेशनशिप से है। ऐसे क्वेश्चन आजकल हमें बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि ए एंड बी का अर्थ है, ए बी का पति है, ए हैशटैग बी का मतलब ए हैज बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए की बहन है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए का भाई है, तो निम्नलिखित में से
अभिव्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से यह है कि एस टी का भाई है। हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ये सही होगा कि एस टी का भाई आए, एस टी का भाई होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे सारे ऑप्शन हमें चेक करके देखने पड़ेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के सभी के अलग अलग लॉजिक होते हैं, लेकिन आपको मैं बहुत इजी ट्रिक कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं, बता दूंगा इस क्वेश्चन का। हमें क्या करना है, ये लिख लेना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जैसे पी, ये एंड दिया हुआ है हमारा, फिर क्यू, फिर हैश दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ये एट द रेट है, फिर एस है, फिर परसेंटेज का सिंबल है, देन टी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे। जैसे दिया है ए बी का पति है, इसका इसका जो मतलब है, जो यहाँ पे आया है, इसका मतलब है ए बी का पति है, यानी कि जो ए है वो बी का पति है, यानी कि पी क्यू का पति है। तो यहाँ पे पति लिख लेंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हम मेल के लिए जो है प्लस यूज करते हैं, फीमेल के लिए माइनस यूज करते हैं यहाँ पे। देन हैशटैग का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ है ए, यहाँ पे बी ए का बेटा है, यानी कि बी बेटा है, ये बेटा है इसका। तो हम इधर को लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से लगा दो, मतलब हम किसका बता रहे हैं, ये क्यू का आर बेटा है, तो यहाँ पे बेटा लिख देंगे और यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और क्यू तो फीमेल है ही, इसको माइनस कर देंगे। देन एट द रेट का मतलब क्या है, इसमें क्या दिया है, एट द रेट का अर्थ बी ए की बहन है, मतलब ये एस जो है आर की बहन है, इसको माइनस से कर देंगे। ठीक है, देन परसेंटेज का है बी ए का भाई है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम एक बार। एंड का मतलब था पति है, मतलब यहाँ पे बी ए बी का अर्थ, बी ए का बेटा है, एंड का अर्थ था ए बी का पति है, तो ये इसका हस्बैंड हो गया। देन हैच का अर्थ मतलब था कि बी ए का बेटा है, ये बी जो है ए का बेटा है, इसका बेटा हो गया। देन एट द रेट का अर्थ था हमारा बी ए की बहन है, ये इसकी बहन हो गई है। देन अगला था हमारा परसेंटेज का था ए बी ए का भाई है, ये इसका भाई है। तो हमें बताना क्या है, अर्थ निश्चित, ये रूप निश्चित करता है कि एस टी का भाई है। तो एस तो टी का भाई इसमें भी आ रहा है, अच्छा नहीं नहीं इसमें नहीं आ रहा है, सॉरी। एस जो है बहन है, ये फीमेल है ना, ये माइनस लगाया है, ये इसकी बहन थी और ये इसका भाई है टी, तो इसका मतलब ये एस जो है ना, ये इसकी बहन है ना कि भाई है। तो हम नेक्स्ट को चेक करेंगे, ऐसी ऑप्शन नंबर बी को। हाँ, एक चीज और मैंने आपको बताया था, हमेशा कभी भी ऑप्शन नंबर ए अगर आंसर ना आए तो हम पीछे से चेक करना चाहिए हमें। अब ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें दिया है क्यू एंड पी हैज टी परसेंट एस एंड एट द रेट आर। देन इसको सॉल्व कर दें। ये इसका क्या मतलब है, एंड वाले का, ये इसका अर्थ है ए बी का पति है, तो इसको हम कर देंगे पति है। ठीक है, ये इसका पति है, हम इस पर प्लस का सिंबल लगा देंगे और ये माइनस का कर देंगे, क्योंकि ये इसकी वाइफ है। देन हैश का अर्थ क्या था हमारा, बी ए का बेटा है, यानी कि ये टी जो है पी का बेटा है, ये प्लस कर देंगे। परसेंट का क्या मतलब था हमारा, बी ए का भाई है, ये एस जो है टी का भाई है। देन एट द रेट का क्या मतलब था, बी ए की बहन है, ये आर जो है एस की बहन है, माइनस। तो हमें क्या लाना है, हमें हमें ये दिखाना है कि एस टी का भाई है, ये हमें साबित करना है, इसमें या सिद्ध करना है, कुछ भी कह सकते हैं। एस टी का भाई है, तो इसमें इसमें आ रहा है ये दोनों भाई हुए, ये इसका बेटा है, पी का बेटा है टी, और टी का भाई है एस। तो ये इस वाले से प्रूव होता है कि एस जो है टी का भाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ये सारे लिख लेने हैं, देन यहाँ से शुरू करना है और हमें प्लस माइनस लिखते जाना है। अगर मेल है तो प्लस लिख देना है, अगर फीमेल है तो माइनस कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हमें ये बताना था इसमें एस टी का भाई है, कौन सी समीकरण ऐसी है जो ये साबित करती है कि एस जो है टी का भाई है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा दिखाता है कि एस जो है टी का भाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा राइटिंग को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अभी अभी ऐसे ही आ रहे थोड़ा। देन क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये एज वाले क्वेश्चन है। 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु 2:1 का अनुपात था। देन 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, मतलब 8 वर्ष पहले उनकी आयु में जो अनुपात था 2 और 1 का था। देन 7 वर्ष बाद आने वाले फ्यूचर में 7 वर्ष बाद जो हो जाएगा 5:4 का अनुपात हो जाएगा।
तो हमें उनकी प्रेजेंट में जो उनकी एज है हमें वो बतानी है। तो हम कैसे करेंगे इसको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ मैं इस सवाल को सॉल्व करने का। 2 लाइन का, बस 2 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। बाकी अलग अलग लॉजिक बताते हैं सारे सारे लोग। इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम 8 वर्ष वाले को लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, 2:1 जो पहले वाला था। देन 7 वर्ष बाद क्या आ रहा है हमारा, 5:4। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा अंतर कितना है। अगर हम यहाँ देखें 2 और 1 में कितना अंतर है, 1 अंतर है। और 5 और 4 में कितना अंतर है, यहाँ भी 1 अंतर है। तो हमें करना कुछ नहीं है, जितना अंतर आ जाता है उसे ऊपर लिख लेते हैं और अपॉन में हम लिख लेते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को और माइनस कर देते हैं। 4 की 2 से करो तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली माइनस कर देंगे, 4 दूनी 8 और 5 ही कम 5, 8 माइनस 5। और जो हमारी जो इन दो ये दोनों होते हैं, जो एज दी हुई है जितनी भी, मतलब जितने भी वर्ष का डिफरेंस दिया हुआ है 8 वर्ष पहले या बाद में, उन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 8 7 कितने हो रहे हैं हमारे, 15। तो यहाँ पे मल्टीपल में हम लिख देते हैं 15, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ मल्टीपल में 15 था, तो 3 से इसको हम काटेंगे तो हमारा ये एक्स एस लिख लीजिए, चलो एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये। देन ये आ जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, ठीक है। देन ये एक्स, यहाँ पे अनुपात को एक्स में लिखते हैं क्योंकि अनुपात एक रियल वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। देन एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो हमें इसमें बताना क्या है, हाँ अब हम किसी की भी एज बता सकते हैं। जैसे हम इस वाली समीकरण में रख के भी बता सकते हैं, इसमें भी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पहली वाली में रख के बता देता हूँ। एक्स की वैल्यू तो हमारी 5 आई गई है। अनुपात क्या था हमारा, 2x अनुपात 2x अनुपात, यहाँ पे 1x था और यहाँ पे कितना था, 5x अनुपात 4x। तो x की वैल्यू रख दीजिए, ये 8 वर्ष पहले की कहानी है और ये 7 वर्ष पहले की कहानी है। x की वैल्यू रख दीजिए इसमें 2x वाले में। तो ये हमारी जो किस किस की एज है यहाँ पे, ये मनीषा की है और ये हर्षिता की है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 पंजे 10 और ये इसकी हर्षिता की आयु आ जाएगी ये 5। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी। क्यों नहीं है आंसर, इसमें हमारी ये 8 वर्ष पहले की दिखा रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 8 वर्ष पहले की थी तो हम इसमें 8 ऐड कर देंगे आज की प्रेजेंट की, इनकी एज निकालने के लिए। तो हम 10 में अगर 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18, मतलब कि मनीषा की एज 18 आ जाएगी। और इसमें 5 में जो है 5 ऐड कर देंगे, सॉरी 5 में ये 8 ऐड कर देंगे क्योंकि ये हर्षिता की वैल्यू 5 आई थी ना निकल के। तो इसमें 8 वर्ष पहले की बता रहा है, तो 8 वर्ष इसमें भी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 13 वर्ष। इसमें 8 ऐड कर देंगे तो आ जाएगी 13 वर्ष। यानी कि मनीषा की जो एज है वो 18 वर्ष है और हर्षिता की जो एज है वो 15 वर्ष है, ठीक है। बस बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत आसान से सॉल्व कर सकते। मैंने ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, बाकी बहुत इजी तरीके से हो सकता है ये। क्या करना है बस, थोड़ा सा ही तो है। यहाँ पे लिखिए जो भी इनका डिफरेंस, यहीं से कर लीजिए ना। यहाँ हम क्वेश्चन में ही देख लीजिए, इसमें भी एक का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी एक का डिफरेंस आ रहा है, तो एक को नीचे रख देंगे। फिर आपस में इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, तिरछी करके गुणा। 2 की 4 से करें और 1 की 5 से करें तो कितना आ जाएगा, ये 2 चौक 8 और 5 एकम 5, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी। और मल्टीपल में ये जितने का एज का डिफरेंस है हमारा वो ऐड कर लेते हैं, 8 7 15। इसको इससे काट दीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5, जिसकी एज बतानी हम बता देंगे। जैसे हम इससे भी बता सकते हैं, जैसे हम इस वाले अनुपात से बताऊं मैं एज, तो ये आ जाएगी 55 25। एक की एज यहाँ पे 25 आ रही है और दूसरे की 5 चौक 20 आ रही है। लेकिन ये 7 वर्ष बाद की आई हुई है फ्यूचर की, इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे। इसमें 25 में 7 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा और 20 में से करेंगे तो 13 आ जाएगा। इनकी ये रियल एज आ जाएगी जो प्रेजेंट में है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ये आकृति वाला क्वेश्चन है। हमें बताना है कि ये वाली जो आकृति है ये हमारी कौन सी आकृति में छिपी हुई है। तो हम पहले ऑप्शन को देते हैं इसमें। पहले ऑप्शन में देखें तो ये ऐसे आ रहा है, पहले जैसे यहाँ से देखें तो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन फिर ऊपर को जा रहा है, फिर सीधा जा रहा है, लेकिन फिर ऐसे जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है। अगर यहाँ से देखें तो ये ऐसे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, हाँ इसमें आ रहा है। हम्म, देखें ध्यान से देखें तो पहले ऐसे आ रहा है ना, देन ऊपर को जा रहा है, देन सीधा जा रहा है, देन यहाँ ऊपर को आ रहा है, देन यहाँ सीधा जा रहा है। आगे ना यही वाली आकृति, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस हमें माइंड लगाना होता है और कुछ नहीं। ये तो हमें सोल्व भी करने पड़ते हैं देख के।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सॉल्व करो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, हमें ये बताना है, यहाँ से नंबर सीरीज से है ये क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है, कौन सी संख्या आएगी इसमें। अगर हम इसमें देखें तो ये लिखा है हमारा 1, 2, देन 6, देन 15 लिखा है, 15, देन 31, देन यहाँ पे 92। हमें यहाँ बताना है कि क्या आएगा। अगर हम इसमें देखें तो क्या लॉजिक लगा हुआ है, अगर हम इस टाइप से देखें ये, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। देन यहाँ पे देखें तो 4 का है, और यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है इसमें, यहाँ पे 9 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा 15, 16 प्लस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे छोड़ देंगे अभी इसको। अगर हम वैसे ध्यान से देखें तो यहाँ सभी के ये देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। मतलब हम देखें तो इसमें स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 नंबर सीरीज चल रही है इसमें 1 से लेके, और स्क्वायर ऐड होते जा रहे हैं। अगर इसमें हम 5 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पे 25, मतलब तो 25 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, और 3 और 2 5, 56 आ जाएगा, 56 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपको और इजी करना है, आपको ऐसा होता है ना, इन सवाल में अलग अलग लॉजिक होते हैं, और एग्जाम में बैठ के स्टूडेंट नहीं पता लगाता ना, जो भी होते हैं, हम एग्जाम में बैठ के बच्चे नहीं पता लगा सकते, कि एकदम से नहीं आता है माइंड में बहुत सी बार, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 31, एग्जाम हॉल में सारा कुछ जो आता है, जो भी लॉजिक हमारे समझ आता है, हम वही लगा देते हैं, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, ये 4 हो रहा है, और यहाँ पे 9 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। देन इसको फिर से नीचे की लाइन में देखें, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है। अगर हम ऐसे भी करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है हर जगह, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस कर दीजिए, मतलब 16। यहाँ पे यहाँ 9 ऐड होगा तो 16 और 9 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। देन 31 में 25 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 56, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमें बताना है कि ये वाली जो आकृति है हमारी, ये जो हमारी आकृति दी हुई है, अगर इसके नीचे हम प्रतिबिंब यानी कि आईना रख दें, शीशा रख दें, तो ये हमारी कैसी दिखाई देगी, ठीक है। एक दर्पण रखा है, ये एम और एन शीशा है, अगर ये ऊपर कोई आकृति है, अगर हमें नीचे शीशा रखा है, तो हम ये शीशे में किस टाइप से दिखाई देगी। तो इस सवाल को करने का एक लॉजिक होता है, कभी भी अगर नीचे शीशा रखा है, तो ऊपर जो भी आकृति होगी यहाँ पे, उसमें ऊपर नीचे का चेंज हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट का कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आकृति अगर हमारा आईना शीशा इधर की साइड रखा है, लेफ्ट राइट कहीं भी रखा है, तो हमारा ऊपर नीचे का सेम रहेगा, और लेफ्ट राइट में जो होगा वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि लेफ्ट वाला राइट में पहुंच जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। अगर हम ऐसे ही इसे देखें तो ऊपर का नीचे आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा। जब हमारी उल्टी लेटेगी आकृति तो शीशे में देखेंगे तो जैसे कि सी में भी नहीं है ऐसा, डी में भी नहीं है, अब या तो बी होगा या ए होगा। लेकिन हम देखें ध्यान से और भी, ये जो है इस टाइप से, ये हमारा नीचे की साइड आ जाएगा, जैसे कि इन दोनों में भी नीचे की साइड है, ये भी सही है। लेकिन हम देखें तो क्या गलत है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये इसके नीचे आ रहा है, लेकिन ये साइड में है, यहाँ पे ये साइड में है, और यहाँ पे इसके नीचे कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी जो प्रतिबिंब आकृति होगी वो इस टाइप से बन के आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। ये हमारे कुछ वर्ड अक्षर या शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इनको क्रम में लगाने के लिए क्या करते हैं, या तो ये कभी इस टाइप से भी दिए होते हैं, जैसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, या फिर पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो अगर हम यहाँ से देखें, वैसे सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है, अगर यहाँ से 2 से स्टार्ट करें इसे, 2 से स्टार्ट करने तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 से तो हम तीन ऑप्शन दिया है, तो 3 पे क्या है हमारा लखनऊ, यानी कि छोटे से स्टार्ट हो रहा है, तो लखनऊ हमारा पहले आएगा। देन लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो ये फिर 1 आ जाएगा। उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत में, देन 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन भारत कहाँ है, संसार में। देन संसार कहाँ है, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड तो हमारा बहुत बड़ा है, आपको बता दीजिए, गैलेक्सी, तो ये 2 आ जाएगा हमारा। तो हमारी सीरीज बनी है 315 42, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारी दी हुई है।
ये कैसे भी आ सकता है सवाल, ये किस टाइप से भी आ सकता है, या तो पीछे से शुरू होगा मतलब छोटे से, या फिर बड़े से भी शुरू हो सकता है। जैसे कि हो सकता है ऑप्शन ऐसे भी दिए होते कि पहले ब्रह्मांड से आ रहा है, फिर संसार आ रहा है, फिर भारत, फिर लखनऊ, फिर उत्तर प्रदेश, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, छोटे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा डाइस से है क्वेश्चन। डाइस मतलब पासा। ठीक है, ये पासे से है क्वेश्चन। आपने बहुत लूडो खेली होगी, लूडो में जो पासा होता है उसी को हम डाइस कहते हैं, पासा कहते हैं। ये पासा है एक हमारा डाइस। उसकी ये तीन अलग अलग स्थितियां साइड दी हुई हैं, तो कौन सी संख्या 6 के विपरीत आएगी। ठीक है, मतलब जो हमारा 6 होगा उसकी जो अलग अपोजिट साइड होगी वो कौन सा नंबर होगा, वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत इजी ट्रिक या तरीका ये भी है, जब हम ये तीनों देखते हैं तो इन तीन में हम ये देखते हैं कि सेम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। अगर हम वैसे यहाँ से देखें तो आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट, इसका सी आ जाएगा 3। वो कैसे? कभी भी जब दो वैल्यू सेम हो, जैसे हमें 6 निकालना है, ठीक है, 6 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 6 की जो दो वैल्यू दे रखी हो और वही दो वैल्यू सेम किसी दूसरे डाइस में दे रखी हो, जैसे इसमें दे रखी है पहले वाले डाइस में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और वैसे ही इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 5 और 2। तो ये 5 और 2 तो सेम हो गया, यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। जो बची हमारी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 बचा हमारा और 3 हमारा आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। कभी भी तीन डाइस दिए हुए हो और हमसे पूछे एक के विपरीत, मतलब कोई सा भी विपरीत पूछे, जैसे कोई सी भी संख्या के 6 के विपरीत पूछा है, इसमें 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो करना क्या है, हमें देखना है कि कौन सी नंबर इन दोनों में सेम है। तो हम देखें तो 2 भी सेम है, 5 भी सेम है, 2 भी सेम है, 5 भी सेम है, यानी कि जो बचा हमारा वही अपोजिट हो जाता है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा कथन और निष्कर्ष है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, कुछ पेंसिलें छड़ हैं और सभी छड़े पेड़ हैं। ठीक है, देन करना क्या है हमें इसमें, इस क्वेश्चन को करने का भी एक इजी सॉल्यूशन ये है, हम ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे दिया है कुछ पेंसिलें छड़ हैं, तो एक गोला बना लेते हैं। ये क्या है? पेंसिलें हैं। ठीक है, इसमें हम पेंसिल लिख लेते हैं, या पी लिख लो, कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, पेंसिलें हैं। देन सभी कुछ पेंसिलें छड़ हैं, जैसे ये पेंसिल है तो हम इसमें से कुछ हिस्सा इसका छड़ का है, यहाँ छड़ है। देन दिया है इसमें सभी छड़े पेड़ हैं। ये जो छड़े हैं सभी, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये क्या है? पेड़ है। ठीक है, बहुत इजी तरीका होता है ऐसे करने का। इसे डायग्राम बना के ही करना चाहिए, इसे ये आसान हो जाता है। देन हमें पढ़ना है क्या दिया हुआ है हमारा निष्कर्ष, क्या मतलब सभी छड़े पेंसिलें हैं? जो सभी छड़े हैं ये क्या पेंसिलें हैं? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ हिस्सा ही पेंसिल है इसका, ना कि सारा। कुछ हिस्सा के बाहर आ रहा है, तो ये तो गलत है ही। देन सभी पेंसिलें पेड़ है, सभी पेंसिलें पेड़ हैं। पेंसिल हमारा ये है और पेड़ हमारा ये है, तो हम देखें तो कुछ हिस्सा पेड़ है पेंसिलों का, लेकिन कुछ नहीं है, यानी कि सभी पेंसिल पेड़ नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा इसका ऑप्शन? केवल एक का पालन करता है? नहीं, केवल दो का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा, बी भी, सी भी। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दो पालन करता है इसका, तो इसका आ जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट से है हमारा क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का मैंने बताया था, एक गोला कर लीजिए। देन क्या है, 6 मित्र दिए हैं, तो हम इस टाइप से कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। ये समान दूरी पे वृत्ताकार दायरे में बैठे हैं और केंद्र की ओर इनका मुंह है, मतलब अंदर की ओर इनका फेस है। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, मैंने इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया था कि हमें वहां से क्वेश्चन ऐसे जहां से ऐसे ही दिया है, एन ओ के ठीक बगल में बैठा है और ना ही एम के ठीक बगल में बैठा है, तो ना ये ऐसे नहीं करना है। हमें ऐसी लाइन पकड़नी है जहां से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। जैसे यहाँ पे दिया है एल ओ के सामने बैठा है, तो हम एल को ओ के सामने बैठा देंगे। ये थोड़ा वेट, ये एक गोला है, ये है, यहाँ पे है, देन ये है। यहाँ पे दिया है एल ओ के सामने बैठा है, अगर हम एल को यहाँ बैठा देते हैं और ओ को यहाँ, तो एल ओ के सामने आ जाएगा। देन क्या दिया है हमारा, देन शुरू से पढ़ते हैं।
एन ना तो ओ के ठीक बगल में है और ना ही एम के बगल में है। अब इसको रोक देते हैं। फिर लिखा है पी एन के बाईं ओर बैठा है। पी जो है एन के बाईं ओर बैठा है। चलो बैठा देते हैं इसको, पी को एन के बाईं ओर। अगर हम एन को यहाँ कर दे, पी एन के बाईं ओर, सॉरी, पी बैठा है बाईं ओर, ये तो राइट पे जाएगा। अगर हम पी को यहाँ बैठा दें और एन को यहाँ कर दें, तो यहाँ पे ये बाईं ओर हो गया, इसका लेफ्ट साइड हो गया ना। मैंने बताया था आपको, ये जो होती है लेफ्ट साइड होती है और इधर को चलते हैं तो राइट होती है, अगर केंद्र की ओर हमारा फेस है तो। देन आगे दिया है हमारा एन ना तो ओ के बगल में है, हाँ ठीक है, ओ के बगल में भी नहीं है एन, ठीक है, बीच में पी आ रहा है। अगर यहाँ पे हम एन को कर दें तो ये बगल में आ जाएगा, यहाँ पे भी नहीं आ सकता एन, या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। चलो करके देखते हैं, वहां रख के देखते हैं क्या होगा। एन ना तो ओ के ठीक बगल में बैठा है और ना ही एम के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि एम या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। कर लेते हैं इसको। फिर यहाँ पे दिया हुआ है हमारा पी एन के बाईं ओर बैठा है। पी जो बैठा है एन के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। और इसमें हमारा दिया है एन जो है एन किन के बीच में बैठा है, एन जो है किसके बीच में बैठा है, ये हमें बताना है। और हाँ, यहाँ पे दिया हुआ था एम के ठीक बगल में है। एम एम अगर हम यहाँ कर देते हैं, और बाकी का क्या बचा हमारा, एल एम एन ओ पी क्यू, हम क्यू लिख देते हैं यहाँ पर। हमारा पूछा क्या है, वैसे तो हम आंसर ये बिन लिखे भी दे सकते हैं, एम और क्यू को ना भी लें तो भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हमारा कि एन किन के बीच में बैठा है, तो एन हमारा एल और पी के बीच में बैठा है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, एल और पी के बीच में बैठा है। ठीक है, बहुत इजी होते हैं इन इन क्वेश्चन की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप अच्छे से कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी अगर समझ ना आए तो वीडियो आप ही शुरू से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके लिए होमवर्क होगा आज का। इसमें आपको बताना है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। इसमें हमें ओड नंबर बताना है जो हमारा इन सबसे डिफरेंट है, ठीक है। 131, 137, 139, 142, तो इन सब में से जो डिफरेंट है वो हमें बताना है, कौन सा आंसर आएगा इसका। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो देख लीजिएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या इसका आंसर आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखिए, अगर अभी अभी हमसे कोई गलती हो रही है वीडियो में या कुछ भी मिस्टेक हो रही है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या ये परेशानी है, या हम ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, या हमसे कोई भी मिस्टेक होती है। क्या है, अभी हम भी थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे नए नए हैं। बाकी हम पढ़ा तो काफ़ी टाइम से रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन का थोड़ा एक्सपीरियंस अभी नया नया है, तो थोड़ा नर्वसनेस भी रहती है कैमरे के सामने। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि ये मिस्टेक है, ये गलती हो रही है आपसे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अपने यार दोस्तों सभी में, यार दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करें, और हमारी सभी वीडियो को देखें। और जिसने ये रीजनिंग का थर्ड पार्ट था, थर्ड प्रैक्टिस सेट था, जिसने बाकी के दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाके प्रैक्टिस सेट देखें। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।